हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 के एक और समरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कॉर्पोरेट इशूअर्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं और ये इसकी पहली लर्निंग मॉड्यूल है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये एक समरी वीडियो है, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो व्यू दिस एज अ रिविजन वीडियो। यानी कि अगर आप इस रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग और लर्निंग मॉड्यूल। एट द सेम टाइम, अगर आप इस लर्निंग मॉड्यूल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उस केस में भी आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज दैट विल गिव यू अ रिविजनरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड। जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको बस ये कहना चाहता हूं कि हाँ, आपके जो क्लास नोट्स हैं उससे ही ये समरी वीडियो के नोट्स बने हैं, एंड नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्लास में जो पढ़ा होगा वो पूरा पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर रीडिंग। सबसे पहले इस लर्निंग मॉड्यूल का नाम क्या है? ये पहला लर्निंग मॉड्यूल है अपने कॉर्पोरेट इशूअर्स में। नाम है इसका ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, कॉर्पोरेट इशूअर फीचर्स एंड ओनरशिप। बेसिकली यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। पहला जो लर्निंग आउटकम यहाँ पे था वो था कंपेयर द ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 है प्रोप्राइटरशिप। अब प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो सिंपल होता है। नंबर 1, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है ओनर पे। अब जैसे हमारा बिजनेस भी एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सो मेरे बिजनेस में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है मेरी खुद की कैपेबिलिटीज पे। तो यहाँ पे मेरे को ही कैपिटल देना है, सो द ओनर इज गिविंग कैपिटल, एंड obviously owner will have full control over the business as well. Nobody else is managing this business, but the owner himself is managing the business. Number 2, all the profits are taxed as personal income and we retain all the profits. इसका मतलब किसी को प्रॉफिट बांटने की दरकार नहीं है। जो कमाया खुद के लिए कमाया, तो जाहिर सी बात है एवरीथिंग विल बी टैक्स्ड एज अ पर्सनल इनकम। सो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो क्योंकि सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो जो भी मेरा प्रोप्राइटरशिप कमाएगा, आई विल हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट। तो ये मेरे पर्सनल टैक्सेस में जाएगा, मेरे आईटीआर में ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा नो लीगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, अलग से कोई रजिस्टर करना नहीं पड़ता। एंड अगर बिजनेस एक्टिविटी बंद कर दी या फिर में ओनर को कुछ हो गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई बिजनेस बंद, प्रोप्राइटरशिप बंद। एंड फाइनली, ग्रोथ इज constrained by the owner's ability. So if the owner is capable of scaling up the business will scale up, otherwise it will not. इसका मतलब बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि प्रोप्राइटरशिप चलाने वाला प्रोप्राइटर क्या स्किल सेट के साथ आता है। उसकी स्किल सेट डिसाइड करेगी व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव जनरल पार्टनरशिप्स। जनरल पार्टनरशिप्स क्या होते हैं? यहां पे भी पहला कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, लीगल आइडेंटिटी नहीं होता। नाउ दिस आर एज गुड एज द रेगुलर पार्टनरशिप्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ। आपने अपने घर में और बहुत सारे एरियाज में ऐसे एग्जांपल देखे, अपने आसपास में रिलेटिव्स के एग्जांपल देखे, वेयर 2 भाई 3 भाई मिलकर के दुकान चला रहे हैं। वो सारे स्ट्रक्चर्स पार्टनरशिप्स हैं। इन पार्टनरशिप को अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ता है, इनका कोई लीगल एंटिटी नहीं होता, पर इन सब में पार्टनरशिप डीड बनती है जो कि इस पूरे पार्टनरशिप के फॉर्म को एक्सप्लेन करती है। सो पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट इज दैट पार्टनरशिप। ठीक है, तो वो जरूर बनता है, लेकिन फिर भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होता। सारे पार्टनर मिलकर के बिजनेस ऑपरेट करते हैं एंड दे हैव शेयर्ड बिजनेस लायबिलिटी। इसका मतलब अगर बिजनेस को ऑपरेट एक आदमी मिलकर के भी कर रहा है, अगर एक आदमी मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे काम भी कर रहा है, तो भी बिजनेस के सारे एक्टिविटीज के लिए सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ एनीथिंग हैपेंस टू द बिजनेस, ऑल ऑफ देम विल हैव टू शेयर द लाइबिलिटी इन द रेशियोज दे हैव डिसाइडेड टू। तो ये इक्वल लाइबिलिटी की जरूरत नहीं है। अगर रेशियो है मान लो 3 पार्टनर्स का 4:3:2, देन द लाइबिलिटीज विल आल्सो बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। एंड यस, वी हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। इसका मतलब ये तो प्रोप्राइटरशिप में भी होता है। इफ द बिजनेस गोज डिफंक्ट, इफ द बिजनेस गोज इनटू फाइनेंशियल टर्मोइल और डेट्स चुकाने पड़े, तो उस केस में सारे के सारे जो पार्टनरशिप के एसेट्स हैं या पार्टनरशिप के जितने भी पैसे हैं, वर्थ है जो है, वो तो जाएगा ही। पार्टनर्स को पर्सनली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो लोग आपके घर तक पहुंच जाएंगे, आपकी पार्टनरशिप फर्म पे नहीं, आपके घर पे भी पहुंच जाएंगे। सो दैट विल बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स विल बी टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम। ये सबको पता है, क्योंकि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो फिर टैक्स तो भैया उसी को देना है जो उसको चला रहा है। सो प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है, द प्रोप्राइटर पे ऑल द टैक्सेस। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी जितने भी पार्टनर्स हैं, उनके हाथ में जब इनकम आती है, दैट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट आते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में, जो कि होता है लिमिटेड पार्टनरशिप्स। नाउ लिमिटेड पार्टनरशिप्स के बारे में हो सकता है आपने कम सुना हो। यहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चर समझिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1 जीपी, नंबर 2 इज एलपी। सो जीपी इज द जनरल पार्टनर एंड एलपी इज द लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर वो होता है जो बिजनेस को पूरी तरह से मैनेज करता है और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी लेकर के चलता है।
ऑल्दो नाम में क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप, बट जो जनरल पार्टनर होता है उसके पास में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यहां पे आप देख सकते हैं, द जनरल पार्टनर ऑपरेट्स द बिजनेस, यानी बिजनेस चलाता है, एट द सेम टाइम उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई लीगल एंटिटी यहां पे भी नहीं है, इट इज अ पार्टनरशिप आफ्टर ऑल, सो देयर इज नो लीगल एंटिटी, एंड लिमिटेड पार्टनर्स हियर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, यानी लिमिटेड पार्टनर्स के नाम में ही आ गया लिमिटेड। सो यहां पे कुछ सेट ऑफ पार्टनर्स है जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बट कुछ सेट ऑफ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उतने के लिए ही लायबल है, उससे ज्यादा दे विल नॉट कंट्रीब्यूट। सो अगर मैं किसी पार्टनरशिप में एक लिमिटेड पार्टनर हूं, आई हैव कंट्रीब्यूटेड 10 लाख रुपीस इनटू इट, तो कल को अगर उस पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ हुआ, द 10 लाख दैट आई हैव इन्वेस्टेड ओनली दैट इज इन द रिस्क रडार, बाद बाकी चीजें रिस्क में नहीं है। सो मेरे घर कोई नहीं आ सकता बिकॉज आई एम अ लिमिटेड पार्टनर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल भी होता है, जितने भी लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जनरेट करने के लिए होते हैं, दे कैन नॉट ऑपरेट द बिजनेस, सो द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय जनरल पार्टनर्स नॉट लिमिटेड पार्टनर्स। ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको प्राइवेट इक्विटी में देखने को मिलता है। कल को अगर आपने ऑल टाई ढंग से किया तो ऑल टाइम में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा। यहाँ पे भी पर्सनल इनकम की तरह ही आपकी इनकम टैक्स होती है। अगेन द सेम थिंग, सेम लॉजिक बार बार, अगर कोई एंटिटी अलग से रजिस्टर्ड ही नहीं है, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ, तो फिर उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जा सकता है? सो द टैक्सेस विल बी लेविड ऑन द पीपल रनिंग इट और इन्वेस्टिंग इनटू इट। सो इफ यू आर अ लिमिटेड पार्टनर और जनरल पार्टनर, द इनकम अर्न्ड बाय द लिमिटेड पार्टनरशिप विल बी टैक्स्ड इन योर हैंड्स, आपके आईटीआर में जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। नाउ व्हाट आर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स? नाम में ही समझ में आ गया, दीज आर partnerships which will give limited liability to all the partners. Now this concept is also not new to India. इंडिया में LLPs बहुत टाइम से बन रही है। ये ऐसी LLPs होती है जहां पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। Now essentially this is a partnership. ये है तो पार्टनरशिप ही, लेकिन पार्टनरशिप होते हुए भी ये लिमिटेड लायबिलिटी आपके ऊपर ला करके रखती है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि LLPs इंडिया में जो है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती है। ठीक है, इनफैक्ट रेगुलेटर्स इसके ऊपर नजर भी रखते हैं। तो ऐसे में इट इज अ सेपरेट एंटिटी, यू आर अ पार्टनर, यू डेफिनेटली हैव सम पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन दैट फर्म, बट दैट फर्म इज सेपरेट फ्रॉम व्हाट यू आर। तो कल को अगर फर्म में कोई फाइनेंशियल इशू आए, डेट्स चुकाने पड़ जाएं, तो वो डेट चुकेंगे ओनली फ्रॉम द रिसोर्सेज दैट द फर्म हैज, एंड पार्टनर्स विल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट एनी फर्दर। ये बात यहां लिखी है, दैट पार्टनर्स हैव limited liability, hence all the partners are limited partners. All the partners share in management responsibilities. कभी कभी मैनेजिंग पार्टनर भी यहाँ पे कॉमन होता है अपॉइंट करना। एंड यस, LLPs जो हैं वो यूएस में आमतौर पे जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं सिर्फ उन्हीं सब कामों के लिए बन सकती हैं। यूएस में ऐसे नियम है, जरूरी नहीं है और जगह ऐसे नियम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, या फिर में लॉयर्स हैं, तो वो लोग LLP बना सकते हैं इन यूएस, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में LLP कोई भी बना सकता है, प्रोवाइडेड वो तो रेगुलेशन के अंदर है, तो रेगुलेशन में वो आना चाहिए। ठीक है, सो LLPs के बारे में जो बेसिक आइडिया वो हमको लेके आओ। Next है private limited companies. When we talk of private limited companies, we are talking about the private limited companies that we have in India. एकदम similar concept है। नंबर वन, शेयर होल्डर्स का क्या लिमिटेड लायबिलिटी होता है कि अनलिमिटेड? द आंसर इज लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स के घर कोई नहीं जाएगा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना ही पैसा रिस्क में है। नंबर टू, ओनरशिप कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। बोलने के लिए इजी है, बट एक्चुअल में थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव रहता है व्हेन इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ पार्टनर्स की एक लिमिटेशन होती है, हर एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में भी है। सो ये लिमिटेशन की वजह से यू कैन नॉट फ्रीली सेल योर शेयर्स। एंड दूसरा, लिक्विडिटी का भी इशू होता है, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। सो ऐसे में इतना इजी नहीं है ट्रांसफर करना, रेस्ट्रिक्टिव है, बट स्टिल इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये पार्टनरशिप में नहीं होता। पार्टनरशिप में एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप स्टेक को बेच करके किसी और दूसरे को पार्टनर नहीं बना सकता। दैट पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। नई पार्टनरशिप में अगर बनना चाहेगा तो बनेगा, इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, बट इन केस ऑफ कंपनीज द शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। नंबर थर्ड, यहां पे शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कंपनी को कैसे चलाना है, क्या चलाना है, उसके बारे में काम करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में आप और अच्छा सीखोगे। लर्निंग आउटकम नहीं, लर्निंग मॉड्यूल में आप अच्छा सीखोगे। नेक्स्ट है बीओडी। क्या करते हैं? बीओडी कंपनी को कैसे चलाना है उसके लिए मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। सो बीओडी इज रिस्पॉन्सिबल टू अपॉइंट मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट बीओडी। सो क्या होता है? शेयर होल्डर्स इन देयर मीटिंग will appoint BOD, will elect BOD, and BOD will appoint managers. So managers day to day running करते हैं बिजनेस की, and shareholders own करते हैं कंपनी को। BOD बीच में मैं कह सकता हूं आपका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म बना हुआ है।
और खुल करके जानेंगे आगे जाकर के। नेक्स्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं। दीज आर एज गुड एज मे बी पब्लिक कंपनीज विच कुड बी लिस्टेड और अनलिस्टेड भी हो सकती हैं। लिस्टेड का मतलब ये होता है कि इनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे इनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। बट ऐसी भी कई कंपनियां जो कि पब्लिक है लेकिन फिर भी उनका कोई आईपीओ शाईपीओ नहीं आ रखा है, बेसिकली वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है। नाउ यू कैन सी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस। कई स्टार्टअप्स होंगे जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जरूर हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीओ बट स्टिल देयर आईपीओ इज नॉट आउट, तो ऐसे में वो लिस्टेड नहीं है बट स्टिल दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो यहाँ पे यही लिखा है, पहला नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, आप इनकी ओनरशिप को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे भी कुछ भी। एंड नंबर 2, टैक्सेशन यहाँ पे बिजनेस लेवल पे ही होता है, एंड बाद में जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है तो फिर टैक्स लग जाता है। सो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डबल टैक्सेशन हियर, जहां पे पहले प्रॉफिट्स पे टैक्स लग रहा है और बाद में जब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द शेयर होल्डर्स तो बॉस उस समय भी डिविडेंड लगेगा। समटाइम्स इट इज नोन एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, समटाइम्स इट इज नोन एज द ऑर्डिनरी टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। ये वेरिएंट्स है, अगेन इन वेरिएंट्स को खुल करके आप समझ सकते हैं जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट हम प्राइमरली आप ये समझ सकते हैं कि डबल टैक्सेशन का जो इनकरेंस है वो कॉर्पोरेशंस के केस में होता है। तो ये था आपका पहला लर्निंग आउटकम, हमने इसको लगभग 10 मिनट में समराइज किया। सिमिलरली सेकंड लर्निंग आउटकम को भी मैं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर समराइज करूंगा एंड वी विल बी एबल टू समराइज दिस एंटायर लर्निंग मॉड्यूल इन 15 to 20 मिनट्स। शुरू करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम दैट वी हैव इज बेसिकली गोइंग टू डिस्क्राइब द कॉमन फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट इशूअर्स, जिसमें हम बात करें सबसे पहले की फीचर्स की। तो लीगल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो जो कॉर्पोरेट इशूअर्स होते हैं, बेसिकली हम कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशंस में क्या क्या खास बात होता है। नंबर 1, उनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी किसी जमीन को खरीदने जाए तो वो अपने नाम पे खरीद सकती है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर प्रोप्राइटरशिप, दिस इज नॉट ट्रू फॉर पार्टनरशिप्स, बट अ कंपनी कैन डू सो। सो नंबर 1, कंपनी एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। एंड ये कैसे होता है, इंडिया में जो नियम है वो है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA में अप्लाई कीजिए, आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वगैरह फाइल कीजिए एंड यू गेट योर कंपनी क्रिएटेड। करेक्ट, वैसे ही सेम चीज है रेगुलेटर के पास में। अगर आप अपने आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को, यूएस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, सो इफ यू फाइल योर AOI with the regulator there, then you can get it a legal entity. नंबर 2, ओनर और ऑपरेटर का एक डिफरेंस आपको यहाँ फील होगा। शेयर होल्डर, BOD और मैनेजमेंट जो है इनके बीच का जो मैं कह सकता हूँ ताना बाना है वो तो समझना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर को हायर करते हैं, तो ये पूरा आपको सिचुएशन समझना है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेजर्स मैनेज द कंपनी, ये है इसका बेसिक आइडिया। नेक्स्ट है बिजनेस लायबिलिटी। तो बिजनेस लायबिलिटी फॉर अ कंपनी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी बट एट द सेम टाइम देयर इज रेजिडुअल क्लेम पॉलिसी एज वेल। इसका मतलब ये होते हैं कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी में रेजिडुअल क्लेम मिलता है। कल को कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी के एसेट्स बिकते हैं, एसेट से जो भी पैसे आते हैं उससे सबसे पहले डेट होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं, फिर प्रेफर्ड क्लास ऑफ शेयर्स को पैसे दिए जाते हैं, फिर कॉमन इक्विटी वालों को मिलते हैं और जो भी बचता है वो सारा कॉमन इक्विटी को मिलता है। इसीलिए बिकॉज दे आर गेटिंग वट एवर इज लेफ्ट, इसलिए इसको कहते हैं रेजिडुअल क्लेम। ठीक है, तो ये बात का ध्यान देना है। देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी, वी एग्री कि लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफंक्शन इज लिमिटेड। आपके घर पे कोई नहीं आएगा, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतना ही डूबेगा। लेकिन अगर कल को कंपनी बंद भी होती है तो जो बचेगा वही आपको मिलेगा। सो द रेजिडुअल क्लेम इज ऑल्सो इन प्लेस। आमतौर पे कैपिटल फाइनेंसिंग कम्स फ्रॉम 2 प्लेसेस, इक्विटी एंड डेट। यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू कि सर प्रेफर्ड स्टॉक्स भी तो कुछ होते हैं। सो प्रेफर्ड स्टॉक्स आर कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इटसेल्फ। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, नंबर 1 इज इक्विटी, नंबर 2 इज डेट। टैक्सेशन पे, टैक्सेशन क्लियरली लिखा है कि भाई कंपनियों के केस में टैक्सेशन होता है डायरेक्टली एंड इसके ऊपर में आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर में टैक्स एट इंडिविजुअल लेवल, ये दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, बेसिकली जब एक कंपनी खुद पैसे कमाती है तो उसके ऊपर तो टैक्स देती ही है, बाद में अगर वो डिविडेंड देने जाए तो कुछ कंट्रीज में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, यानी डिविडेंड जितना बांट रहे हो उसके ऊपर कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है। और कुछ कंपनीज में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास में जो डिविडेंड आता है उसके ऊपर टैक्स शेयर होल्डर को देना पड़ता है। सो दैट वाज लर्निंग आउटकम 2। थर्ड आते हैं लर्निंग आउटकम 3 में, वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर पब्लिकली एंड प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर पब्लिक कंपनीज विद प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनी की सबसे पहली बात ये होती है कि दीज आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट लिस्टेड, नॉट ट्रेडेड।
नंबर 2 इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट होने की वजह से पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर्स इजीली बेचे जा सकते हैं. दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर प्राइवेट कंपनीज. एंड ऑल्सो प्राइवेट कंपनीज में अगर थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता भी है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है. मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि पब्लिक कंपनीज में भी प्राइवेट प्लेसमेंट्स कैन हैपन. अगर कोई प्रमोटर ग्रुप है अपने स्टेक को किसी ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफ मार्केट बेचना चाहता है तो वो पॉसिबल है. उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनीज में भी पॉसिबल है. लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनीज के केस में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की लेवा बेची चालू रहती है. हाँ, इधर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट. ये वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है दैट अगर आपकी कंपनी के पास में 100 शेयर्स है फॉर एग्जांपल, एंड आउट ऑफ 100 शेयर्स 60 शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रमोटर ग्रुप, वो नेवर सेल और नेवर ट्रेड देयर स्टॉक्स. तो आउट ऑफ 100 स्टॉक्स 60 विल नेवर गो इनटू द मार्केट, वो कभी मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे. You have only 40 stocks which are being traded in the market. So उस केस में there is a concept known as free float, जो ये बताता है कि अगर आपकी कंपनी में 100 शेयर्स भी हैं लेकिन 40 शेयर्स are only being freely floating, have only been I would say serving as a liquidity to the market, then in that case you will have to look for the free float of the company. ये एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है जो किसी भी कंपनी में इलिक्विडिटी को मेजर करने के लिए देखा जाता है. प्राइवेट कंपनीज तो और भी ज्यादा इलिक्विड होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनीज. एंड फाइनली रेगुलेशन की बात करें तो पब्लिक कंपनीज आर हाईली रेगुलेटेड, प्राइवेट कंपनीज आर लेसर रेगुलेटेड. नेक्स्ट वी हैव द प्राइवेट टू पब्लिक रूट. प्राइवेट से पब्लिक अगर आपको जाना है तो देयर आर 2-3 रूट्स. नंबर 1 होता है आईपीओ रूट, यानी आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आपको इसको पब्लिक ले जाना है, लिस्टेड करना है, तो पॉसिबल है लिस्टेड करने जाएं तो आईपीओ ले आइए. आईपीओ लाने में आपको अंडरराइटिंग करानी पड़ेगी और नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये नियम है आईपीओ के. सो अंडरराइटिंग क्या होता है? यू बेसिकली हैव एन एजेंसी दैट इज वर्किंग फॉर यू, एंड कल को अगर आपके शेयर्स पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुए देन दैट एजेंसी विल टेक अप द ओनर्स एंड इट विल बाय योर शेयर्स. सो इट इज काइंड ऑफ अ गारंटी दैट योर शेयर्स विल बी इशूड इन द मार्केट. इसको हम कहते हैं अंडररिटन. एंड नंबर 2 न्यू इशू भी होना चाहिए, यानी नए शेयर्स आपको यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे. नंबर 2 आता है डायरेक्ट लिस्टिंग रूट. डायरेक्ट लिस्टिंग रूट में आपको पब्लिक मार्केट्स में जाने के रिटर्न में पैसे नहीं चाहिए. यू जस्ट वांट टू लिस्ट योर स्टॉक्स इनटू स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज अ फास्टर रूट. आपको यहाँ पे पैसे रेज नहीं करने, तो ना अंडरराइटिंग की जरूरत है, ना नए शेयर्स इशू करने पड़ते, बस आपके जो करंट शेयर्स हैं उनको आप स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर कर देते हो. सो इट इज अ फास्टर प्रोसेस, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग. देन वी हैव एक्विजिशन रूट. ये एक इंटरेस्टिंग रूट है. अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है बट उस प्राइवेट कंपनी को अगर एक पब्लिक कंपनी एक्वायर कर लेती है तो इसको भी प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन में काउंट करते हैं. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. प्राइवेट कंपनी बीन एक्वायर्ड बाय अ पब्लिक कंपनी, देन दैट केस आल्सो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि वो सबके रडार में है ना. अब उसको भी अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रोल आउट करना पड़ेगा, उसको भी अपने सारे डिस्क्लेमर्स वगैरह देने पड़ेंगे, डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. सो अगेन दैट हैज बीन effectively converted from a private company to public company. एंड देन फाइनली पब्लिक टू प्राइवेट, क्या ये भी पॉसिबल होता है? हाँ होता है. दो बड़े मैकेनिज्म होते हैं, एक को हम कहते हैं एलबीओ, एक को हम कहते हैं एमबीओ. एलबीओ इज लेवरेज्ड बायआउट एंड एमबीओ इज मैनेजमेंट बायआउट. सो बेसिकली यहाँ क्या होता है, आपकी कंपनी है, उस कंपनी को बहुत सारा एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप बहुत सारा पैसा लोन लेगा और पूरी कंपनी को ही खरीद लेगा और खरीद करके उस कंपनी को प्राइवेट ले जाएगा. सो बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी जो कि अच्छा नहीं कर रही है, हो सकता है कि इसको पूरा एक ग्रुप आकर के अक्वायर कर ले और अक्वायर करके बाद में इसको थोड़ा री इंजीनियर करने के लिए प्राइवेट ले जाए. इस तरह के कॉमन एग्जांपल्स है. ये कोई मतलब रूट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दिस इज अ गुड एग्जांपल दैट एलबीओस एंड एमबीओस टिपिकली डू दिस. दे टेक अ पब्लिक कंपनी व्हिच इज डूइंग वेल बट इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ री इंजीनियरिंग, तो उस कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट बनाते हैं. दे वर्क ऑन इट एंड दे अगेन मेक इट पब्लिक लेटर ऑन इन फ्यू ईयर्स. ठीक है. सो ये कुछ एग्जांपल्स है व्हिच यू कैन एक्चुअली लुक इनटू इट. सो ये था आपके लिए पूरा का पूरा ये हमारा लर्निंग मॉड्यूल. द लर्निंग मॉड्यूल वाज लर्निंग मॉड्यूल 1 फ्रॉम कॉर्पोरेट इश्यूज एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू हैव देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट टू आवर चैनल एंड एट द सेम टाइम लाइक करो इस वीडियो को. एंड यस, मोर सच वीडियोस आर वेटिंग फॉर यू इन द प्लेलिस्ट. ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक दैट आउट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.